दिल्ली की एक सुबह सुधांशु ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, तभी फोन बजता है। वकील। नमस्कार श्री सुधांशु, आपके पिता की वसीयत में लिखा गया है कि अगर आप उनकी हवेली में 30 दिन रहेंगे तभी वो पूरी संपत्ति आपके नाम होगी। सुधांशु हैरान रह जाता है। वो अपने पिता से ज्यादा जुड़ा नहीं था, लेकिन हवेली की बात सुनते ही उसका मन डगमगाने लगता है। स्नेहा। क्या जरूरी है जाना? वो जगह, कुछ तो अजीब है उस हवेली में। सुधांशु। ये सिर्फ 30 दिन की बात है, फिर वो हवेली, जमीन सब हमारे नाम। हमारे बेटे के फ्यूचर के लिए करना ही होगा। आलोक उत्साहित होकर, हम सच में हवेली जा रहे हैं, जैसे भूत वाली फिल्मों में होती है। स्नेहा मुस्कुरा देती है, पर उसकी आंखों में एक डर झलकता है, जैसे कोई पुरानी याद धुंध से बाहर आने को हो। तीनों एक कार में बैठे हवेली की ओर निकलते हैं। पहाड़ों की ओर एक रास्ता और एक अनजाना अंधेरा। तीनों की कार ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर धीरे धीरे चढ़ रही थी। आसपास धुंध और सूखे पेड़ों की सरसराहट थी। जैसे ही वो लोग हवेली के नजदीक पहुंचे, मौसम अचानक ठंडा हो गया। तो हमेशा ठंड होती होगी। स्नेहा। धीरे धीरे। या फिर कुछ और है जो यहाँ ठंडा है। हवेली का पहला दृश्य, एक विशाल टूटी फूटी सी इमारत, लकड़ी के फाटक में झंग लगी हुई। ऊपर छत से एक पुरानी घड़ी लटक रही है, जो रात के 12 बजे पर अटक चुकी है। अंदर घुसते ही धूल और नमी की तीखी गंध आती है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हैं। उनमें से एक तस्वीर पर स्नेहा की नज़र टिक जाती है। स्नेहा। धीरे धीरे। ये मुझे देख रही है। तस्वीर में एक महिला लाल साड़ी में बैठी है। उसकी आंखें कुछ कहती हैं। स्नेहा की आंखों में हल्का दर्द उभरता है, पर वो कुछ नहीं कहती। आलोक। मम्मी, मुझे ये घर अच्छा लग रहा है, मैं ऊपर वाले कमरे में रहूंगा। सुधांशु। ठीक है, लेकिन अकेले सोना पड़ेगा, डर नहीं लगेगा? आलोक हंसते हुए। नहीं, अगर भूत होंगे भी तो मैं दोस्त बना लूंगा। रात होती है। सब लोग अपने अपने कमरों में हैं। हवेली की पुरानी लकड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कभी दरवाज़ा चरमराता है, कभी सीढ़ियाँ खुद ब खुद आवाज़ करती हैं। रात के ठीक 3 बजे स्नेहा की नींद खुलती है। वो कमरे से बाहर निकलती है, बिना चप्पल पहने, बिना कुछ बोले। सीढ़ियों से उतरकर तहखाने की ओर जाती है। कमरा धीरे धीरे नीचे की ओर पैन हो। अगली सुबह रसोई में स्नेहा चुपचाप बैठी है, उसकी आंखें सूजी हुई हैं। सुधांशु चाय बना रहा है। सुधांशु, तुम रात में तहखाने क्यों गई थी? स्नेहा हैरानी से। मैं? नहीं, मैं तो सारी रात यहीं सोई थी। सुधांशु चौंक जाता है, लेकिन बात टाल देता है। उसी वक्त आलोक दौड़ते हुए आता है, बहुत उत्साहित। आलोक। मम्मी, मुझे एक आंटी मिली, वो कहती हैं कि मैं उनका बेटा हूँ। स्नेहा सहमी हुई। क कौन आंटी? आलोक। वो जो लाल साड़ी पहनती हैं, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और लोरी भी, बहुत प्यारी हैं। सुधांशु और स्नेहा एक दूसरे को देखकर चौंकते हैं। सुधांशु। तुम्हें वो कहाँ मिली? आलोक। वो ऊपर वाली पुरानी गैलरी में रहती हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मम्मी को कुछ मत बताना, वरना वो चली जाएंगी। स्नेहा की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे अचानक सिर दर्द होने लगता है। सीन कट। आलोक रात को अकेले अपने कमरे में सो रहा है। कमरे की खिड़की अपने आप खुलती है। धुंध कमरे में भरने लगती है। धीरे धीरे आलोक के सामने वही महिला प्रकट होती है, लाल साड़ी में, चेहरे पर धुंधली मुस्कान। रतनमाला। मेरा राजा बेटा, आज तुझे कहानी सुनाऊं, वही कहानी जो मैं रोज सुनाती थी जब तू मेरा था। आलोक मुस्कुरा देता है। वो कहानी सुनते सुनते सो जाता है। दूसरे कमरे में स्नेहा को फिर सपना आता है। इस बार वो खुद को आग में घिरी देखती है और कोई बच्चा चीख रहा है। माँ बचाओ! स्नेहा चीख कर उठती है। सुधांशु पास आकर पूछता है, क्या सपना देखा? स्नेहा। वही बच्चा, हर रात, और अब उसकी आवाज तेज होती जा रही है।